Assalamu alaikum. Today is your second lecture for instrumental techniques in food analysis lab. जो फर्स्ट लेक्चर जो आपने ऑन कैंपस लिया था उसमें हमने स्टडी किया था कि मोलारिटी क्या है, नॉर्मेलिटी क्या है, पीपीएम क्या है, जो कि डिफरेंट कंसंट्रेशन के यूनिट्स हैं। सो हमने इन डिफरेंट कंसंट्रेशन के यूनिट्स को हमने डिटेल में स्टडी किया था। फिर उनसे इन तीनों से रिलेटेड हमने वन बाय वन हमने डिफरेंट न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, इनके मैथमेटिकल अप्रोच देखी थी कि किस तरह से फिर हम उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं और फिर उनसे हम किस तरह लेबॉर्ट्री में सॉल्यूशंस हम प्रिपेयर कर सकते हैं। सो बेसिकली आज जो है उसी की जो हमने फर्स्ट डिस्कस किया था उसी की कंटिन्यूएशन है, ताकि इसे आप क्योंकि ये लेक्चर जो है ऑनलाइन हो रहा है, ताकि आप इसको भी जो सेकेंड उसका पार्ट है उसको भी देख लें, उसी की कंटिन्यूएशन में है। और फिर जब आप नेक्स्ट वीक में आप ऑन कैंपस आएंगे, फिजिकली प्रेजेंट होंगे यूनिवर्सिटी में, तो फिर आप इन जो दोनों लैब 1 और लैब 2 हैं उन्हें परफॉर्म कर सकेंगे। तो आज का हम लेक्चर जो है उसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये हम फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस नहीं कर पाए थे कि आपकी जो मैनुअल है या जो आप मुझे एक्सपेरिमेंट जब आप परफॉर्म करेंगे उसके बाद आप मुझे उसकी सबमिशन करवाएंगे, तो जो मैनुअल है उसकी आउटलाइन या उसकी जो एक्सपेरिमेंटेशन जो है उसकी आउटलाइन किस तरह की होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप जो है मैनुअल की में फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट जो उसकी चीज़ है जो आपने मेंशन करनी है वो उसका ऑब्जेक्टिव या स्टेटमेंट है। आप उसकी हेडिंग ऑब्जेक्टिव या स्टेटमेंट के नाम से आप उसकी हेडिंग जो है उसे इंक्लूड कर सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में, जिसमें बेसिकली आपने जो यानी एक्सपेरिमेंट करने की वजह क्या आपने वो लिखनी है या उसका स्टेटमेंट लिखनी है। नेक्स्ट आपने बताना है कि आपने जो एक्सपेरिमेंट है उसमें आपने कौन कौन से, अगर कोई केमिकल यूज़ किया है तो कौन कौन से केमिकल्स यूज़ किए हैं, अगर कोई आपने ऑपरेटर्स यूज़ किया है तो आप उस ऑपरेटर्स को डिस्कस कर सकते हैं, उस ऑपरेटर्स का नाम लिख सकते हैं, उसके मुतालिक कोई आप बात लिखना चाहते हैं तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है इंट्रोडक्शन या रिलेटेड थ्योरी आ सकती है कि अगर आपको लगता है कि एक्सपेरिमेंट जो है उससे रिलेटेड मैं आपको जब आप लैब कर रहे होंगे तो मैं उसका इंट्रोडक्शन भी देती हूँ, मैं आपको उससे रिलेटेड थ्योरी भी बताऊंगी, तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं अपने मैनुअल में। इसके अलावा अगर ये ऑप्शनल है, अगर किसी एक्सपेरिमेंट में हो सकता है कि ये रेलेवेंट हो और किसी में ना हो, तो ये आपने खुद उसको जज करना है कि कोई अगर कोई केमिकल रिएक्शन है या कोई इक्वेशन है जिसे आप मेंशन कर सकते हैं अपने मैनुअल में या अपने एक्सपेरिमेंटेशन में। आप ये लिख सकते हैं, ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक एक्सपेरिमेंट में इसकी रिक्वायरमेंट हो। तो अगर कोई ऐसा रिएक्शन आ जाता है जो कि आपके जो वर्क है उसे एक्सप्लेन करता है, आप वो लिख सकते हैं। उसके पीछे कोई इस तरह की केमिस्ट्री इन्वॉल्व है तो आप उसे मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है प्रोसीजर, जो आप लैब में आप परफॉर्म करेंगे, आप उसको खुद अपनी वर्डिंग में जो है आप उस प्रोसीजर को जो है अपने मैनुअल में इंक्लूड करेंगे। उसके बाद जाहिर सी बात है प्रोसीजर जब आप फॉलो करेंगे तो उसके बाद आप परफॉर्म करेंगे अपना एक्सपेरिमेंटेशन जो लैब में परफॉर्म करेंगे, तो उसकी बेस पर आप पे कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आएंगी, ऑब्जर्वेशंस होंगी, और उन ऑब्जर्वेशन को आप फर्दर सॉल्व करेंगे कि उसको कैलकुलेट करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन का जो एक कॉलम है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो भी आपके मैनुअल में लाजमी होना चाहिए। नेक्स्ट जो आप कैलकुलेट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उसकी बेस पे आपके पास कुछ रिजल्ट आएंगे। आप उन रिजल्ट को डिस्कस कर सकते हैं कि ये रिजल्ट आने की वजह क्या है, उन रिजल्ट के पीछे की जो लॉजिक है वो भी दे सकते हैं। फाइनली फिर आप उसे कंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको फाइनल कंक्लूजन देना चाहें तो आप उसे कंक्लूजन लिख सकते हैं। इसके अलावा आपने जो रेफरेंसेस हैं आपने ज़रूर मेंशन करने हैं। ये सबसे जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं।
सो आपने रेफरेंसेस जो हैं आपने अपने जो मैनुअल है उसमें लाजमी आपके हर एक्सपेरिमेंटेशन में जो रेफरेंसेस का कॉलम है वो होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई ऑपरेटर्स है, किसी ऑपरेटर्स की कोई डिटेल डाल रहे हैं या कोई आपने पिक्चर है डाली है, कोई आपने कोई सोर्स कुछ इस तरह से किसी इंटरनेट से आपने कोई सोर्स से किसी सोर्स से आपने लिया है, किसी बुक से आपने कोई चीज़ उठाई है, कोई रिलेटेड थेरी जो है उससे रिलेटेड जो आपने जो कॉन्सेप्ट है वो आपने लिया है, तो आपने रेफरेंसेस जो हैं आपने लाजमी मेंशन करने हैं अपने हर एक्सपेरिमेंट में। नेक्स्ट उसके बाद जो है क्योंकि हमने जो जब आप लैब में प्रेजेंट थे फर्स्ट वीक में, तो हमने डिस्कस किया था कि ऑब्वियसली जो हमारा फर्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन है वो कंसिस्ट करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर और प्रेपरेशन के ऊपर। प्रेपरेशन तो क्योंकि एक इस तरह की टर्म है कि हमें समझ आती है कि हमने सॉल्यूशंस प्रिपेयर करने हैं। सॉल्यूशंस प्रिपेयर आपने क्यों करने हैं कि ऑब्वियसली जो भी आपकी जो है आपने कोई इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने हैं, जैसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, इस तरह के दूसरे जिल्दाल ऑपरेटर्स हैं, फ्लेम फोटोमीटर है, तो यानी ये सारे ये जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनमें आपको कोई ना कोई सोल्यूशन, स्टैंडर्ड सोल्यूशन रिक्वायर्ड होंगे, उनकी प्रेपरेशन रिक्वायर्ड होगी जिनको आप प्रिपेयर करेंगे, उनको स्टैंडर्डाइज करेंगे और फिर वो स्टैंडर्डाइज सोल्यूशंस जो हैं वो आप फिर यूज़ करेंगे उन्हें अपने इंस्ट्रूमेंट में, ताकि आप फर्दर जो एक अननोन क्वांटिटी या अननोन सोल्यूशन जो कि आपके सैंपल में प्रेजेंट है आप उसे यूज़ कर सकें। सो स्टैंडर्डाइजेशन बेसिकली क्या है वो हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन जो है आपके पास एक प्रोसेस होता है कि आपने जो सोल्यूशन प्रिपेयर किया है उसकी आप एग्जैक्ट कंसंट्रेशन मालूम कर सकें, क्योंकि जब भी आप लेबॉर्ट्री में काम कर रहे हैं, लैब में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कोई भी सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, 100% एक्यूरेसी अचीव करना जो है वो बहुत मुश्किल है। आप 90% काम कर सकते हैं, 99% परफॉर्मेंस कर सकते हैं, 99.9%, 100% एग्जैक्ट सोल्यूशन प्रिपेयर करना मुश्किल है। तो आप एग्जैक्ट कंसंट्रेशन मालूम करने का, यानी आपने अगर किसी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है, जैसे कि हम नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी को हम फर्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है, तो आपने जो है 0.1 मोलर प्रिपेयर किया है, लेकिन वो एग्जैक्टली 0.1 मोलर ना हो, किस तरह ना हो कि कोई आपके पास कोई एरर आ गया है आपकी वेइंग में, यानी आपने कोई केमिकल है कोई सॉलिड फॉर्म में लिया है, उसे आपने डिज़ोल्व करना है, तो आपने जब उसको वे किया है, कोई वेइंग बैलेंस में इंस्ट्रूमेंटल एरर हो, तो इस वजह से हो सकता है कि ह्यूमन एरर आ सकता है। आपने जो सॉल्वेंट में उसे डिज़ोल्व किया, वाटर में सपोज आपने उस कोई केमिकल को डिज़ोल्व किया है, तो जो आपकी कंसंट्रेशन थी, जो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन थी वो कम थी, वो एग्जैक्ट आप नहीं कर पाए, तो इस तरह के जो ह्यूमन एंड इंस्ट्रूमेंट एरर हैं उनकी बेसिस पे हो सकता है कि आपकी एग्जैक्ट कंसंट्रेशन वो ना रहे। और इसके अलावा हमने देखा था, क्योंकि हमने पढ़ा था कि दो तरह के स्टैंडर्ड सोल्यूशन हैं, एक प्राइमरी सोल्यूशन है और एक सेकेंडरी सोल्यूशन है। तो अगर वो सोल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन सेम नहीं रहती, तो उसकी वजह से भी आपका जो सोल्यूशन है, क्योंकि वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करने वाले होते हैं, मॉइस्चर कंटेंट जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है, कुछ सोल्यूशन जो हैं जो कंपाउंड है वो उस मॉइस्चर को जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो जो एग्जैक्ट कंसंट्रेशन है वो नहीं रहती जो कि आप प्रिपेयर करना चाहते थे। तो प्रिपेयर्ड जो आपकी कंसंट्रेशन जो होती है, जो आप करना चाहते हैं, और जो एग्जैक्ट कंसंट्रेशन होती है उसमें फ़र्क होता है। इसलिए आप स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं कि जो आपने प्रिपेयर किया है आप उसके मुकाबले में ये देखें कि एग्जैक्ट कंसंट्रेशन जो आप करना चाहते थे और अब जो प्रिपेयर हो चुकी है उसमें क्या फ़र्क है। ये प्रोसेस जो है उसे स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। अब डिफरेंट प्रोसेसेस हो सकते हैं स्टैंडर्डाइजेशन करने के। जो फर्स्ट स्टेप है वो टाइट्रेशन है, जिसके थ्रू हम स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं। ये जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है, पहले भी आप इसको पढ़ चुके होंगे। तो ये एक एनालिटिकल प्रोसीजर है जिसे आप यूज़ करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए। तो बेसिकली टाइट्रेशन है क्या? टाइट्रेशन में बेसिकली हम एग्जैक्ट वॉल्यूम किसी एक सब्सटेंस का यूज़ करते हैं और उसको रिएक्ट करवाते हैं किसी दूसरे सब्सटेंस की नोन अमाउंट से, यानी हमें दोनों जो सब्सटेंसेस हैं उनकी जो वॉल्यूम है, उनकी जो अमाउंट है, हमें उसकी एग्जैक्ट जो वैल्यू है हमें पता होती है।
तो हम उन सब्सटेंसेस को यूज़ करके हम जो दूसरा एक अननोन जो सब्सटेंस है जिसकी हम एग्जैक्ट कंसंट्रेशन मालूम करना चाह रहे हैं, हम उसकी एग्जैक्ट कंसंट्रेशन जो है मालूम कर सकते हैं। इन टाइट्रेशन जो पॉइंट जिस पॉइंट पर हमारी जो है रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, हम उसे कहते हैं कि वो हमारा एंड पॉइंट है। और एंड पॉइंट जो है वो इंडिकेट हमारा किस तरह से होता है, जब आप एक इंडिकेटर यूज़ करेंगे, वो क्या करेगा, वो इंडिकेटर क्या काम करता है, वो आपके एंड पॉइंट को आपको दिखाने में मदद करता है। यानी वो विजिबल करवाता है कि आपका जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, और अब आप जो रिक्वायर्ड आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आप उसे स्टोर कर सकते हैं, उसे लिख सकते हैं, अपने पास सेव कर सकते हैं। सो जो इंडिकेटर है वो हमें इंडिकेट करवाने में, सिग्नल देने में, एंड पॉइंट का सिग्नल देने में हमें हेल्पफुल होता है। तो जो हम इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं एसिड बेस टाइट्रेशन में वो फिनोल्फ्थालीन है। फिनोल्फ्थालीन जो है बेसिकली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और कलरलेस होता है इन एसिडिक सोल्यूशन एंड पिंक इन बेसिक सोल्यूशन। यानी अगर आपने बीकर में, आपने फ्लास्क में, टाइट्रेशन फ्लास्क में आपने एसिड लिया हुआ है, तो अगर आप उसमें इस एसिड में आप फिनोल्फ्थालीन ऐड करेंगे 1 to 2 ml 2 to 3 ml उसमें ऐड कर देते हैं, तो वो कलरलेस होगा। लेकिन अगर आपने फ्लास्क में बेस ली हुई है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने ली हुई है, और फिर आप उसमें फिनोल्फ्थालीन के जो है 2 to 3 ड्रॉप्स आप या 1 ml आप उसमें आप डिजोल्व करते हैं, तो फिर वो सोल्यूशन जो होगा उसका कलर पिंक होगा। और जब एसिडिक सोल्यूशन है, क्योंकि कलरलेस है, तो एंड पॉइंट क्या होगा, एंड पॉइंट वो जब पिंक की तरफ चला जाएगा तो वो एंड पॉइंट होगा। और अगर आपने बेसिक सोल्यूशन लिया हुआ है, बेसिक सोल्यूशन में आप फिनोल्फ्थालीन डालते हैं, तो एंड पॉइंट जो है वो फिर, क्योंकि पिंक कलर आ गया है जैसे ही आपने फिनोल्फ्थालीन डाली है, तो जब आप रिएक्शन करवाएंगे एसिड और बेस का, तो एंड पर क्या होगा, एंड पॉइंट क्या होगा, एंड पॉइंट कलरलेस जो है वो बेसिक सोल्यूशन में एंड पॉइंट कलरलेस होगा। ठीक है, यानी रिवर्स है दोनों केसेस में। बेसिकली जो हमारा जिस टॉपिक के अंदर हम दो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, बेसिक जो उसका टाइटल है वो है प्रेपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लेबॉर्ट्री सॉल्यूशंस। हम उन लेबॉर्ट्री सॉल्यूशंस में से किस किस को स्टडी कर रहे हैं, हम उसमें से प्रेपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन फर्स्ट वन, एंड सेकेंड वन इज प्रेपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। यानी दो तरह के हम एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म कर रहे हैं। लेबॉर्ट्री सॉल्यूशंस की बात हुई है तो हम दो तरह के लेबॉर्ट्री सॉल्यूशंस के लिए हम प्रिपेयर करेंगे और उसकी स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। फर्स्ट वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सेकेंड इज सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिलेटेड जो है, उससे रिलेटेड मैं फर्स्ट आपको लैब में भी एक्सप्लेन कर चुकी थी, लेकिन नेक्स्ट जो है उसका सेकंड पार्ट सल्फ्यूरिक एसिड, उसे मैं इस सेशन में डिस्कस करूंगी, ताकि फिर जब आप थर्ड वीक में आप ऑन कैंपस आएंगे तो अब आप इन दोनों को जो है, क्योंकि रिलेटेड भी हैं दोनों, एक कंटिन्यूएशन में है, सेकेंड जो एक्सपेरिमेंट है वो फर्स्ट की कंटिन्यूएशन में ही है, तो ताकि अब आप जो है उसे परफॉर्म कर सकें। सबसे पहले मैं आपको जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके साथ उससे रिलेटेड जो है उसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले जो है जो ऑक्सैलिक एसिड के साथ आप उसे परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी सी चेंज कर दिया है। ऑक्सैलिक एसिड की जगह मैंने आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड अब यहाँ पर मेंशन कर दिया है। लैब में जब आप फर्स्ट वीक में मैंने मेंशन किया था तो वो मैंने ऑक्सैलिक एसिड, लेकिन वो अवेलेबिलिटी उसकी नहीं है लेबॉर्ट्री में, इसलिए मैंने अब उसको रिप्लेस कर दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो यहाँ पर हमने जो क्या किया है कि हम 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन 100 ml प्रिपेयर करेंगे। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या होगा कि हम 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन भी प्रिपेयर करेंगे। अब इन दोनों स्टेप की जो कैलकुलेशन है कि किस तरह 0.1 नॉर्मल प्रिपेयर होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और किस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपेयर होगा, वो डिटेल में मैं आपको कैलकुलेशन नॉर्मेलिटी की किस तरह करते हैं वो हमने आपको बता दिया है, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में इसीलिए बहुत डिटेल में बता दिया, क्योंकि हर एक्सपेरिमेंटेशन में आपको कहा जाएगा कि आप इतनी कंसंट्रेशन का सोल्यूशन प्रिपेयर करें, इतनी कंसंट्रेशन का सोल्यूशन प्रिपेयर करें। तो अगर आपको फर्स्ट लेक्चर क्लियर है तो आप हर तरह का सोल्यूशन, हर कंसंट्रेशन का सोल्यूशन जो है आप उसे प्रिपेयर कर सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
सो ये दोनों सोल्यूशन जो है इन कंसंट्रेशन की कैलकुलेशन भी आपसे करवाई जा चुकी थी। आप इसको प्रिपेयर करने के बाद इन दोनों को आप थर्ड स्टेप फिर पर आएंगे। आप एक टाइट्रेशन फ्लास्क लेंगे और उसमें अब आप जो है जो एसिड है उसका 10 ml जो है आप उसका उसमें पोर कर देंगे। ऑक्सैलिक एसिड मैंने आपको पहले बताया था, अब यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड की जगह जो है मैंने उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिप्लेस कर दिया है। तो 10 ml जो है अब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उसमें डालेंगे। उसके बाद आपने जो ब्यूरिट है, ब्यूरिट में अब आपने उसे फिल करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब आप उसे फिल कर लेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपने टाइट्रेशन फ्लास्क में एसिड लिया हुआ है, अब आप उसमें 1 ml या 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन इंडिकेटर आप उसमें ऐड कर देंगे। क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो टाइट्रेशन फ्लास्क है उसमें आपने एसिड लिया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने डाला हुआ है, इसलिए जैसे ही आप फिनोफ्थलीन डालेंगे तो आपको कोई कलर कोई आपको शो नहीं होगा, कुछ चेंज शो नहीं होगा, आपको कलरलेस ही सोल्यूशन शो होगा। अब आप क्या करेंगे, जब आप टाइट्रेट करना स्टार्ट करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आप देखेंगे एंड पॉइंट क्या होगा। एंड पॉइंट आपके पास पिंक कलर की जो अपीयरेंस है वो आपके पास एंड पॉइंट होगा। आप टाइट्रेट करना स्टार्ट करेंगे और आप उसको साथ साथ टाइट्रेशन फ्लास्क को शेक करते जाएंगे। जैसे आप ड्रॉप वाइज जो है जो ब्यूरिट है उसे ओपन करेंगे, ड्रॉप वाइज करने के बाद आप उस साथ साथ फिर उसका जो एंड पॉइंट आप उसको देखने के लिए आप उसको साथ साथ जो है आहिस्ता आहिस्ता से आप टाइट्रेशन फ्लास्क को शेक करते जाएंगे, ताकि पिंक कलर जैसे ही अपीयर हो आपको फौरन से पता चल जाए। तो जैसे ही आप उसे पिंक कलर अपीयर होगा, आप प्यूरिट की जो नॉब है उसे क्लोज करेंगे और जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो वॉल्यूम यूटिलाइज हुआ है आप उसको कंज्यूम हुआ है आप उसे नोट डाउन कर लेंगे। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड का आप वॉल्यूम नोट डाउन कर लेंगे जो कि यूज़ हुआ है। आप उसे कोई जो आपकी वैल्यू आएगी आप उसे नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है एक्चुअल कंसंट्रेशन और जो परसेंटेज प्योरिटी के फार्मूलाज हैं उनको यूज़ करते हुए अब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक्चुअल कंसंट्रेशन और उसकी परसेंटेज प्योरिटी जो कि आपने प्रिपेयर किया था 0.1 नॉर्मल, तो अब आपको ये पता चलेगा कि जो एक्चुअल कंसंट्रेशन है वो क्या है। वो अब आपको जब आप फार्मूला लगाकर उसमें जो आपका वॉल्यूम आपने यूज़ किया है उसको वॉल्यूम को यूज़ करते हुए आप एक्चुअल कंसंट्रेशन जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड की वो निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है जो इसी जो में अब सल्फ्यूरिक एसिड को हम स्टैंडर्डाइज करेंगे। अब सल्फ्यूरिक एसिड को हम किस तरह स्टैंडर्डाइज करेंगे, वो हम स्टैंडर्डाइज करेंगे ये जो अभी हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसे हमने स्टैंडर्डाइज किया है, ठीक है। अब इसकी जो कंसंट्रेशन आएगी, जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया है उसकी बेस पर जो आपकी कंसंट्रेशन आएगी, अब आप उस कंसंट्रेशन को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उस कंसंट्रेशन को लेकर चलेंगे और वो आपकी अब एक्चुअल कंसंट्रेशन है। अब वो आप यूटिलाइज करेंगे, वो फॉर्मूला में पुट करेंगे और उसकी मदद से अब आप क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड को स्टैंडर्डाइज करेंगे। यानी अब आप एसिड को स्टैंडर्डाइज करेंगे। पहले आपने बेस को स्टैंडर्डाइज किया है, अब आप जिस बेस को आप ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज कर चुके हैं उसकी मदद से अब आप किसी दूसरे एसिड को जो है उसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। तो उसका प्रोसीजर देखते हैं। इसी तरह अब आप सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि अब आपने यूज़ करना है 0.1 नॉर्मल, आप उसे यूज़ करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का। ओके, इसमें थोड़ी सी अच्छा, उसके बाद इन 100 ml आपने प्रिपेयर किया है। ओके, देन सेकंड स्टेप, अब आपने जाहिर सी बात है अब आपने जो प्रिपेयर किया है उसका आपने 10 ml जो है यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, जो सेकंड पॉइंट है कि आपने 10 ml जो है उसका सल्फ्यूरिक एसिड का आपने टाइट्रेशन फ्लास्क में लेना है। तो 10 ml जो है आप सल्फ्यूरिक एसिड का टाइट्रेशन फ्लास्क में ले सकते हैं। उसके बाद आपने 1 ml जो है फिनोफ्थलीन इंडिकेटर का अब आप टाइट्रेशन फ्लास्क में इंक्लूड करेंगे। तो उसके बाद जो है अब आपके क्योंकि आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप स्टैंडर्डाइज कर चुके हैं लास्ट स्टेप में, जो प्रीवियस आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसमें अब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को स्टैंडर्डाइज कर लिया है, तो ये हमारे पास स्टैंडर्डाइज सोल्यूशन है। तो अब आप क्या करेंगे, जब आपने 10 ml टाइट्रेशन फ्लास्क में लिया है सल्फ्यूरिक एसिड का, अब आप उसको क्या करेंगे, टाइट्रेट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब आपको पता है कि अब एक्चुअल कंसंट्रेशन क्या है, तो अब आप उसके साथ जो है उसी सोल्यूशन के साथ जो कि आपने प्रिपेयर किया है उसे आपने वेस्ट नहीं करना, बल्कि आपने उसको रखना है ताकि अब आप उसे जो नेक्स्ट स्टेप है सल्फ्यूरिक एसिड की जो टाइट्रेशन के लिए अब आप उसे फर्दर यूज़ कर सकें।
इसी तरह जो अब आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का अब इसमें जो आपके पास वॉल्यूम यूज़ हुआ है अब आप उसे भी लिखेंगे, सपोज उसको आप बी का नाम दे देते हैं। तो अब आप एक्चुअल कंसंट्रेशन फार्मूला की मदद से H2SO4 की एक्चुअल कंसंट्रेशन जो है उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। पहले आपने ये किया था कि आपने HCl की मदद से आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को स्टैंडर्डाइज किया है, राइट। तो अब आपने ये किया है कि अब आपने एक स्टैंडर्डाइज किए, जो आपने स्टैंडर्डाइज किया है अभी प्रीवियस स्टेप में सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसकी मदद से अब आप एक एसिड को जो है स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है। नेक्स्ट जो है, क्योंकि आप टाइट्रेशन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है टाइट्रेशन जो है उसमें आप 3 रीडिंग्स ले सकते हैं ताकि कोई एरर जो है उसको हम मिनिमाइज कर सकें। कोई अगर एरर आ चुका है तो उसमें आप क्या करेंगे कि आप स्टार्टिंग पॉइंट आपने जो वॉल्यूम था आपकी ब्यूरिट में जो बेस का, आप उसका स्टार्टिंग पॉइंट लिखेंगे, एंड पॉइंट लिखेंगे और दोनों को माइनस करके जो है थर्ड लास्ट कॉलम जो है फोर्थ कॉलम वॉल्यूम कंज्यूम्ड का, आप उसे जो है उसमें वॉल्यूम जो आपका यूटिलाइज हुआ है उसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। जब तीनों रीडिंग्स आ जाएंगी तो फिर एंड पर आप उनका एवरेज लेकर एवरेज वॉल्यूम जो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूटिलाइज हुआ है आप उसे स्टोर कर लेंगे। दोनों केसेस में क्योंकि आप टाइट्रेशन ही कर रहे हैं, बारी बारी आप इन्हीं को, यानी जो एक्सपेरिमेंट 1 है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की स्टैंडर्डाइजेशन है उसमें भी आप इसी टेबल को यूटिलाइज करेंगे, वो अलग से आपकी शीट बनेगी उसकी ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन की। फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड की स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं तो उसमें भी ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन की अलग से शीट बनेगी और फिर उसमें ये जो है सेकंड टेबल इसी तरह से टेबल यही होगा। वैल्यूज जो हैं आप जो दोनों की अलग अलग जो जो वैल्यूज आएंगी आप उसे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट अब ये जो दो इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं इनकी मदद से जो है आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और एक्चुअल कंसंट्रेशन आप निकाल सकते हैं। जो आपके पास है फर्स्ट फार्मूला है C1V1 इज इक्वल टू C2V2, इसकी मदद से जो है आप निकाल सकते हैं, कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। सपोज जैसे कि आपका जो प्रोसीजर नंबर 1 है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के लिए हमने जो बात की है उसमें अब आपने निकालनी है कि एक्चुअल कंसंट्रेशन क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें इसकी मदद से आप उसकी जो कंसंट्रेशन है वो निकाल सकते हैं। सी को आप अननोन रखेंगे, एक तरफ आप जो आपका एसिड है उसकी कंसंट्रेशन आप C1V1 आप सपोज आप उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए कह देते हैं और C2V2 जो है उसको आप कह देते हैं कि ये हमारे पास है फॉर एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो उसके लिए क्या है कि अब आपके पास C1 जो है वो अननोन हो जाएगा क्योंकि हम इसकी कंसंट्रेशन तो हम निकालना चाहते हैं। और जो HCl है जो कि एसिड है उसकी कंसंट्रेशन हमें पता है 0.1 और उसका जो वॉल्यूम है 10 ml, वो आप इधर यहाँ पर पुट कर देंगे। V1 जो है आपके पास जो टाइट्रेशन से जो V1 यानी जो वैल्यू एवरेज वॉल्यूम जो अभी हमने टेबल में देखा है, जो हम एवरेज वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे वो V1 जो है वो आप यहाँ पर पुट करेंगे और इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके आप जो C1 है यानी जो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो इस फॉर्मूले से आपने निकाल ली। ये आपने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के लिए किया। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपल प्रिपेयर्ड आपने 0.1 थी, एक्चुअल जो अब आपकी C1 के थ्रू आएगी आप इसमें पुट करेंगे और इस फॉर्मूला की मदद से जो परसेंटेज प्योरिटी या परसेंटेज एरर जो आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर अब आप इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के लिए अब आप सबसे पहले इसी तरह उसके लिए C1V1 इज इक्वल टू C2V2 को यूटिलाइज करेंगे। अब उसमें आप क्या करेंगे, अब उसमें क्या होगा कि एक तरफ अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो दूसरी तरफ अब आप H2SO4 ले लेते हैं। अब इस केस में क्या होगा कि जो C1V1 सोडियम हाइड्रोक्साइड का आप कह रहे हैं उसमें अब आपको कंसंट्रेशन भी पता है और आपको वॉल्यूम भी पता होगा। जो वॉल्यूम आएगा वो थ्रू टाइट्रेशन आएगा, वही एवरेज वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा। लेकिन इस केस में C1 आपको पता है क्योंकि आप स्टैंडर्डाइज कर चुके हैं। सो इस केस में जो एक्सपेरिमेंट 1 में आप C1 कैलकुलेट करेंगे उसको आप यहाँ पर पुट करेंगे जिसको हमने सपोज किया था कि वो A है, ठीक है। अब उधर क्या करेंगे, यहाँ पर आप C1 जो है वो जो A हमने सपोज किया था, सॉरी A नहीं, जो कि हमने C1 A जो है वो तो V1 होगा आपके पास, राइट। सो जो C1 है, C1 आपके पास जो कैलकुलेशन से आपने कैलकुलेट करेंगे आप उससे जो आएगा वो आपने यहाँ पर पुट करना है, जो कि एक्चुअल कंसंट्रेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड के वो आप यहाँ पर पुट करेंगे। और जो आपके पास ये साइड है C2V2 वाली जो साइड है उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए उसको यूज़ करेंगे। तो C2 जो है वो क्योंकि सोडियम
सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन है और V2 जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन है। सो V2 की जगह आप 10 ml पुट करेंगे और जो C2 होगा वो आपके पास अननोन होगा। तो इस तरह, क्योंकि आपने एक्चुअल कंसंट्रेशन अब आपने सल्फ्यूरिक एसिड की मालूम करनी है, तो ये जो C2 है वो अननोन होगा, तो आप इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आप सल्फ्यूरिक एसिड की एक्चुअल कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। इसी तरह फिर आप परसेंटेज प्योरिटी निकाल सकते हैं। प्रिपेयर्ड आपने 0.1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड किया था, एक्चुअल क्या होगा, जो यहाँ से अब हमारे पास C2 आएगा वो हमारे पास एक्चुअल कंसंट्रेशन होगी, वो हम यहाँ पर पुट करके परसेंटेज प्योरिटी या परसेंटेज एरर जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जी, आपका जो लेक्चर था उसकी इंस्ट्रक्शंस, लैब की जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है उसकी इंस्ट्रक्शन यहीं तक थी। मैंने फर्स्ट को भी थोड़ा सा आपके इसमें शामिल करके उसी को दोबारा से रिपीट कर दिया है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की, जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है वो फर्स्ट की कंटिन्यूशन में ही है, इसलिए वो भी साथ एक्सप्लेन हो गया है, एक्सपेरिमेंट 1 भी, और साथ फिर एक्सपेरिमेंट 2 भी जो है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब इंशाल्लाह जब आप नेक्स्ट वीक में आएंगे, थर्ड वीक में, तो अब आप इन दोनों की जो है उन्हें परफॉर्म करेंगे। और ये याद रखिए, दोनों की अलग अलग आप मुझे शीट जो है ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन शीट, वो आप अलग अलग मुझे सबमिट करवाएंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के लिए अलग होगी, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के लिए अलग होगी। फर्स्ट वन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सेकेंड वन इज फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा तो हम उसे इंशाल्लाह, जो आपका लेक्चर की टाइमिंग है, जो कि फ्राइडे को आपका लेक्चर होना है ऑनलाइन, तो हम उस ऑनलाइन लेक्चर में आप इस वीडियो को सुनने के बाद जो आपका कोई क्वेश्चन होंगे, कोई भी आपकी क्वेरी होगी, वो हम उस ऑनलाइन सेशन में जो है हम उसे डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।